विज्ञान में एक चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में दो महत्वपूर्ण प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि भौतिक परिवर्तन में वस्तु की संरचना नहीं बदलती, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसकी आंतरिक संरचना बदल जाती है। आइए जानते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं जैसे रूप, आकार, रंग, घनत्व ये सब बदलती रहती हैं, परंतु उसकी रासायनिक संरचना वही रहती है। इस प्रकार के परिवर्तन आमतौर पर अस्थायी होते हैं और इन्हें उलटकर मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है, जैसे पानी का बर्फ बन जाना यानी तरल से ठोस अवस्था में चले जाना। दूसरा है कागज को मोड़ना और तीसरा है लोहे का पिघलना। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बन जाता है। इन परिवर्तनों को आमतौर पर उलट पाना मुश्किल होता है, जैसे कागज का जलना, इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है जैसे राख और गैस। दूसरा है लोहे का जंग लग जाना, तीसरा है खाना पकाना। इन दोनों परिवर्तनों के पीछे ऊर्जा का भी योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव हो जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में ही बदलाव होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी होता है और इसे पलटा जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है और इसे पलटना मुश्किल होता है। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा की अपेक्षाकृत यानी कम आवश्यकता ऊर्जा की होती है, जबकि इसमें रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं बर्फ का पिघलना, कागज का मोड़ना, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण हैं कागज का जलना और लोहे का जंग लग जाना। आइए संक्षेप में बता दें आपको कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की बाहरी या भौतिक गुण ही बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक संरचना में बदलाव हो जाता है, जिससे एक नया पदार्थ बनता है। अब तक तो आपने जाना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के विषय में। अब आते हैं क्रिस्टलीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को घोल या पिघले हुए अवस्था से धीरे धीरे ठंडा करना या वाष्पित करके ठोस अवस्था में बदलना और वह ठोस नियमित और निश्चित एक क्रिस्टलीय रूप में यानी ज्यामितीय संरचना के रूप में जम जाता है। और यही प्रक्रिया प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों से हो सकती है। आते हैं इसकी विशेषता के ऊपर। विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है शुद्धिकरण प्रक्रिया। क्रिस्टलीकरण का उपयोग किसी ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अशुद्धियां घोल में रह जाती हैं और शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। दूसरा आता है क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टलीकरण के दौरान बने क्रिस्टल में परमाणु या अणु नियमित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। तीसरा आता है तापमान का प्रभाव।
क्रिस्टलीकरण के लिए उचित तापमान का होना आवश्यक है। ठंडा करने या वाष्पित करने से पदार्थ धीरे धीरे ठोस में बदल जाता है। फिर अगला है घोल की संतृप्ति। क्रिस्टलीकरण तब होता है जब घोल संतृप्त अवस्था में रहता है, यानी घोल में पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल चुकी होती है। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप से बताए हैं, जैसे नंबर 1 समुद्री जल से नमक को प्राप्त करना, एक क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। नंबर 2 चीनी का क्रिस्टल बनना। नंबर 3 अमोनियम सल्फेट और एलम जैसे रसायनों के क्रिस्टल बनना। यह प्रक्रिया औद्योगिक और प्रयोगशाला स्तर पर विभिन्न रसायनों और ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण और उत्पादन में उपयोगी होती है। तो दोस्तों, आपको विज्ञान के क्षेत्र में पदार्थ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के विषय में तथा उसके क्रिस्टलीकरण के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठी साथियों मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक चूने का टुकड़ा लेंगे और उसे पानी में डाल देंगे। देखेंगे कि चूना का वो ढेला पानी में उबल रहा है, उसमें गर्मी आ गई है। कहते हैं कि ऊष्मा अथवा प्रकाश का उत्सर्जन ये रासायनिक क्रिया का एक अभिलक्षण है और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण भी है। इसमें ऊष्मा अथवा प्रकाश का उत्सर्जन और गैस का उत्सर्जन ये रासायनिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। गैस का भी उत्सर्जन करते हैं इसमें, और ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ध्वनि का भी उत्पन्न होना एक रासायनिक क्रिया का अभिलक्षण है। दूसरा उदाहरण है कि गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन भी एक रासायनिक क्रिया के अभिलक्षण का उदाहरण है, जिससे हम कोई भी वस्तु को सूंघते हैं या उसका एक विशेष प्रकार का गंध हमारी नाक में घुसता है तो हमें महसूस हो जाता है कि कोई रासायनिक क्रिया हुई है और उससे एक गंध निष्कर्षित हुई है। फिर देखते हैं कि रंग में परिवर्तन होता है, जैसे लाल लिटमस को अम्ल में डुबो देंगे तो नीला हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप, जिसमें आवश्यक सामग्री या उपकरण में एक बीकर लेंगे, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ब्लेड या फिर लोहे की कील ले लेंगे और इसको एक जो है बीकर में वो नीला थोथा डाल देंगे और डालने के बाद हम देखते हैं कि पानी का रंग अलग यानी नीले कलर का हो जाता है। क्योंकि नीला थोथा एक भौतिक पदार्थ है, जबकि जब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यह अपना रंग छोड़ देता है, जिसमें कॉपर सल्फेट का एक नीला विलयन तैयार हो जाता है।
उसमें एक लेंगे ब्लेड और ब्लेड को उसमें डाल देंगे। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में एक ब्लेड लेंगे और ब्लेड को डाल देंगे और डालने के बाद देखते हैं कि वह कलर उसका नीला से हरा हो जाता है। जो आयरन सल्फेट का विलयन होता है, यानी कॉपर सल्फेट में अगर एक स्टेनलेस स्टील यानी आयरन का ब्लेड अगर डाल देंगे तो वो विलयन आयरन सल्फेट का विलयन यानी हरे रंग का हो जाएगा और ब्लेड का कलर लाल हो जाएगा। ब्लेड को निकाल के देखेंगे तो उसका कलर लाल कलर का हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ब्लेड में जो आयरन छिपा हुआ है वो आयरन कॉपर के साथ रासायनिक क्रिया करके अपना रंग चेंज कर देता है। फिर हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्लस लोहे की कील या ब्लेड को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो उसमें आयरन सल्फेट का विलयन तैयार होगा, प्लस तली में कॉपर के भी कुछ तत्व तैयार हो जाएंगे, जिसका सूत्र है CuSO4 + Fe। इसका समीकरण बनाएंगे FeSO4 + Cu। जिस क्रियाकलाप को हम लोग देखने जा रहे हैं उस क्रियाकलाप के लिए आपको कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है? दूसरी एक्टिविटी करेंगे। एक आवश्यक सामग्री में बीकर लेंगे, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और एक छन्ना पत्र लेंगे जिससे हमको छानने में दिक्कत ना हो। बीकर को लेकर के, नीला थोथा को लेकर के, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर के और छन्ना पत्र को लेकर के एक बीकर में पानी भरेंगे पानी में हम लोग क्या करेंगे और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 भी ले लेंगे। अब इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे और गर्म करने के साथ साथ हम इसमें कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का चूर्ण तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि इसका एक संतृप्त घोल तैयार ना हो जाए। संतृप्त विलयन का मतलब हुआ कि उस तापमान पर उस घोल में और ज्यादा कॉपर सल्फेट नहीं होनेगा। अब जब सारा चीज हम घोल लेंगे तो इसमें जो रंग हो जाएगा आप देख सकते हैं वह नीला रंग का हमें प्राप्त होगा। अब देखिए कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा उसका जो घोल होगा वह दिखेगा किस तरह से, तो वह इस तरह से दिखेगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब क्या करना है कि हमें इस घोल को छन्ना पत्र पर छान लेना है। छन्ना पत्र किस तरह होता है, जिसे हम लोग फिल्टर पेपर कहते हैं। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं छन्ना पत्र इस तरह से होता है। वह एक सर्कुलर पेपर होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है, या उसकी सहायता से हम लोग चीजों को छानते हैं। तो छानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, उसको मोड़ते हैं। तो मोड़ने का तरीका क्या है उसे भी आप देख सकते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर इस तरह से उसको हम लोग मोड़ते हैं जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और मोड़ने के बाद ये जो विलयन बना है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बना है, हम इस विलयन को छानेंगे। छानने का तरीका क्या है आप उसे मेरे इस चित्र से देख सकते हैं। उसको हम लोग इस तरह से छान लेंगे जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छानने के बाद वो जो छन्ना पत्र पर कुछ पदार्थ जमा हो जाएगा और उसे हम क्या करेंगे, कुछ देर हम छोड़ देंगे, लगभग 1 दिन। और 1 दिन के बाद हम क्या करेंगे, उस छन्ना पत्र को जब हम वहां से निकालेंगे और निकालने के बाद हम देखते हैं तो छन्ना पत्र पर हमें नीला नीला क्रिस्टल, नीले नीले रंग के रवा दिखाई देंगे जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो नीला नीला क्रिस्टल देख रहे हैं यह वास्तव में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। और यह जो प्रक्रिया हुआ, रवा बनने की प्रक्रिया हुआ, तो हमें घोल से क्रिस्टल प्राप्त हो गया, घोल से रवा प्राप्त हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रवाकरण और अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना कि हमारे लिए बहुत सारे परिवर्तन लाभदायक होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते हैं, बल्कि हमारे लिए वो हानिकारक होते हैं। तो उसी प्रकार का एक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है तो लोहे की वस्तुओं को जंग धीरे धीरे नष्ट कर देता है। आप सभी जानते होंगे कि लोहे का इस्तेमाल हम बहुत जगह पर करते हैं, घर बनाने में, पुल बनाने में, जहाज बनाने में, नाव बनाने में, बस बनाने में, बहुत जगहों पर हम लोग लोहे का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इन जगहों पर, इन वस्तुओं पर जंग लगता है तो हमें बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से क्षति होता है। तो अब बात आता है कि लोहे में जंग लगने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं और हम लोहे में जंग को किस प्रकार रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सा है। जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व, अब देखिए, जंग लगने के लिए सबसे जो पहला आवश्यक तत्व है वो है लोहा। लोहे में जंग लगना है तो लोहा का तो होना बहुत जरूरी है। अगर लोहा ही नहीं होगा तो जंग कहाँ लगेगा? तो सबसे जरूरी चीज है लोहा। अगर लोहा होगा तभी जंग लग सकता है। और दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक लोहा में जंग नहीं लगेगा। और जो तीसरा तत्व है वो है जल। तो कहने का मतलब है कि अगर लोहा को ऑक्सीजन और जल दोनों मिल जाए तो जंग लगना निश्चित है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोहे को जंग नहीं लगने दें, मतलब लोहे को जंग लगने से हम बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? लोहा को ऑक्सीजन और जल के संपर्क से बचाएंगे। हम लोहा को ऑक्सीजन और जल के संपर्क से जितना ज्यादा बचाएंगे उसमें जंग उतना ही कम लगेगा। तो हम लोहे को ऑक्सीजन और जल के संपर्क से बचाएंगे कैसे? यानी कि जंग की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? जंग को हम कैसे रोक सकते हैं? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग उसको जरा सा देख लेते हैं। जंग से रोकथाम के उपाय। देखिए, जंग से रोकथाम का जो सबसे पहला उपाय है वह है लोहे की वस्तुओं पर पेंट या ग्रीज लगाकर। आपने देखा होगा कि आपके घरों में खिड़की में जो लोहा होता है उसमें हम लोग पेंट करते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है कि पेंट करने से लोहे का संपर्क जल और ऑक्सीजन से नहीं होता है, जिससे कि लोहे में जंग नहीं लगता है। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कई बार हम लोहे की वस्तु पर ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस लगाने से भी क्या होता है, उसका संपर्क जल और ऑक्सीजन से नहीं होता है, जिसके कारण लोहे में जंग नहीं लगता है। अब देखिए, जंग लगने से बचाव का दूसरा तरीका है लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाकर। आपने देखा होगा कई बार हम जो पानी का पाइप इस्तेमाल करते हैं घर में, तो उस पानी के पाइप में लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ी होती है। कई बार हम लोग किसी वस्तु को बांधने के लिए दुकान से तार खरीद के लाते हैं, उसे हम लोग जीआई तार कहते हैं। उसमें क्या होता है, लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ी होती है, जिससे कि उस तार पर जंग नहीं लगता है। तो लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यसद लेपन, या हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यह एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से लोहे में जंग लगने को रोका जा सकता है। अब देखिए, लोहे में अगर जंग लगता है तो उससे क्या होगा। देखिए, लोहे में जंग लगने से सबसे बड़ा नुकसान तो उस लोहे को है कि वह लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और दूसरा बड़ा नुकसान है कि अगर कभी उस जंग लगे लोहे से हमें चोट लग जाता है तो उससे हमें टिटनेस बीमारी हो सकती है। तो टिटनेस बीमारी से बचने के लिए हमें टिटनेस का सुई लेना पड़ता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोहे में जंग लगने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आजकल क्या हो रहा है कि लोहे का इस्तेमाल कम हो रहा है और स्टील का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। कारखाना में जहां लोहा बनता है तो उस लोहे में कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम इत्यादि मिला करके उच्च कोटि की स्टील का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि उसमें जंग लगने की संभावना ना के बराबर होती है, उसमें जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा कि हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के कुछ अभिलक्षण होते हैं, जैसे गैसों का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, प्रकाश का उत्सर्जन, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन इत्यादि। फिर हम लोगों ने सीखा कि किसी भी वस्तु का क्रिस्टल किस प्रकार से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना जंग किस प्रकार से लगता है और जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। साथ ही हमने यह भी सीखा कि जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो